अभी चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये एक कमर्शियल डॉक्यूमेंट है कि जो लाइबिलिटी को एक्सेप्ट करवाने के लिए ये प्रैक्टिकल लाइफ में बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल दो पार्टीज है, मिस्टर ए इसने गुड्स सेल किया टू मिस्टर बी, ठीक है, लेकिन ए को भरोसा नहीं है कि बी पैसा देगा या नहीं देगा। ठीक है, तो ए क्या करेगा, वो बिल ड्रॉ करेगा। तो हम लोग ए को बोलेंगे ड्रॉवर, ये बिल ड्रॉ करेगा ऑन बी, तो बी को अपन बोलते हैं एक्सेप्टर और ड्रॉवी। ठीक है, ड्रॉवी और एक्सेप्टर। तो एक बिल ड्रॉ करेगा, उसपे वो लिखेगा कि मैंने तुझे गुड सेल किया है, तो तू 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद या 3 दिन के बाद या 45 डेज के बाद, जो भी उसका क्रेडिट पीरियड रहेगा, वो खत्म होने पे तो मुझे पैसा, ये पर्टिकुलर अमाउंट तो मुझे पे करेगा। ये कौन लिखेगा, तो ए लिखेगा। ये लिखने के बाद वो देगा बी को, बी उसे रीड करेगा कि इस पे कितने दिन बाद अमाउंट पे करना है, कितना पे करना है वगैरह, और वो रीड करने के बाद वो लिखेगा एक्सेप्टेड और वो साइन करेगा। ठीक है, तो इन केस अगर बी ए को पैसा नहीं देता है, सपोज 45 डेज का पीरियड था, 45 डेज के बाद अगर बी ने ए को पैसा नहीं दिया, तो रेगुलर केस में ए उसके ऊपर कोर्ट में केस करेगा। कोर्ट में उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसे गुड्स बेचा था, उसे पैसा नहीं दिया वगैरह। ठीक है, तो ये प्रूव करना ए के लिए थोड़ा बर्डन होता है। लेकिन अगर उसे बिल बना के रखा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना के रखा है, तो वो केस में अगर वो कोर्ट में केस डालता है बी के सामने कि बी ने पैसा नहीं दिया, और वो कोर्ट को जाके बताता है ये देखो मेरे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉपी है, तो कोर्ट कुछ क्वेश्चन पूछेगा नहीं आगे। ठीक है, डायरेक्टली बी को बोलेगा कि तू विथ इंटरेस्ट या उसको जो भी फाइन वगैरह चार्ज करना है वो भी पे कर, और साथ में ए का जो पैसा है वो भी तुझे तुरंत पे करना पड़ेगा। तो ए के लिए सेफ्टी हो जाएगा, ठीक है, कि उसके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट है कि उसको बी से पैसा रिसीव करना है। तो ये डॉक्यूमेंट प्रैक्टिकल लाइफ पे वाइडली यूज किया जाता है। बहुत सारे बिजनेसेस अपने नए कस्टमर्स उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, तो नए कस्टमर के लिए लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक कॉमन डॉक्यूमेंट है, क्योंकि जो फॉरेन कंट्री में अपना कस्टमर है अपन उसको तो जानते नहीं है, अगर वो भाग गया तो क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए अपन बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते हैं, जो इंटरनेशनल कोर्ट में वो एक्सेप्ट होता है। ठीक है, तो ये हुआ बैकग्राउंड ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे दो पार्टीज है, ए एंड बी। ए सेलर है, बी बायर है। तो ए ने गुड सेल किया बी को, ए बी पे बिल ड्रॉ कर रहा है, तो ए को बोलेंगे ड्रॉवर, बी को बोलेंगे एक्सेप्टर, ए को बोलेंगे पेई पेई, और बी को बोलेंगे पेयर। ठीक है, बी को बोलेंगे पेयर। तो बी को अमाउंट पे करना है तो वो पेयर है, और इसको रिसीव करना है तो ये रिसीवर या पेई करके हम लोग इसे बोलते हैं। ठीक है, अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अगर सपोज बिल ए ने ड्रॉ किया बी के ऊपर, बी ने उसे एक्सेप्ट किया, तो ए के पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। ये ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है, ऑप्शंस विथ ड्रॉवर। तो पहला ऑप्शन ये कि रिटेन बिल टिल ड्यू डेट। ड्यू डेट तक बिल को अपने पास ही रखो। ठीक है, ड्यू डेट यानी कि 45 डेज के बाद ड्यू डेट आएगा, तो 45 डेज तक बिल अपने पास ही रखो, यह है फर्स्ट ऑप्शन। 45 डेज के बाद ए बिल लेके बी के पास जाएगा। ठीक है, सपोज उसके घर पे गया, डोरबेल बजाया, बी ने डोर ओपन किया, ये बोलेगा देख तूने बिल एक्सेप्ट किया है, आज का डेट है, तो आज मुझे पैसा पे कर। बी या तो पैसा पे करेगा, या तो वो बोलेगा कि मेरे पास आज पैसा नहीं है। ठीक है, तो बिल डिसऑनर होगा कि बी ने पैसा पे नहीं किया। तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो बी पैसा पे करेगा या तो पे नहीं करेगा। अगर पे नहीं करेगा तो ए उसके ऊपर कोर्ट में केस डाल सकता है वगैरह, ए के पास ऑप्शन अवेलेबल।
लेकिन ये होगा ड्यू डेट पे कि ए खुद जाएगा बी के पास, वो बिल बताएगा, पैसा मांगेगा, बी ने अगर पैसा नहीं दिया तो बिल डिसऑनर होगा, अगर बी ने पैसा दे दिया तो बिल ऑनर हो जाएगा। ऑनर यानी कि बिल खत्म हो गया। सेकेंड पॉसिबिलिटी कि ए यानी कि ड्रॉवर वो बिल को एंडोर्स कर सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ए बी से पैसा मांग रहा था, तो ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया। वैसे ए ने भी किसी ना किसी से गुड्स खरीदा रहेगा, सपोज एज्यूमिंग कि सी से गुड्स खरीदा, ठीक है। तो सी ए के पास पैसा मांगेगा, बोलेगा कि तू मेरा पैसा दे। तो ए बोलेगा ठीक है मैं तुझे पैसा देता हूँ, लेकिन आफ्टर 45 डेज, आफ्टर 50 डेज में तुझे पैसा देने वाला। सी बोलेगा ठीक है मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता हूँ, मुझे तेरे पे भरोसा नहीं। तो ए बोलेगा अननेसेसरी बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ मत कर, मेरे पास ऑलरेडी एक बिल अवेलेबल है बी के नाम का, ठीक है, वो बिल मैं तुझे दे देता हूँ। ड्यू डेट पे तू चले जाना बी के पास और उसे पैसा ले लेना, ठीक है। ट्रांजेक्शन क्या हुआ कि ए को पैसा देना था सी को, ए इज सपोज टू पे टू सी, ठीक है। सी को पैसा रिसीव करना है, ए को पे करना है। तो सी ए से पैसा मांग रहा था, तो ए ने क्या किया, ए के पास ऑलरेडी एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज था जो बी ने एक्सेप्ट किया था। ए वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पीछे लिख रहा है कि एंडोर्स टू मिस्टर सी। इसका मीनिंग यह होगा कि ड्यू डेट पे अब बिल ए के पास नहीं रहेगा, बिल किसके पास रहेगा, तो सी के पास रहेगा। सी जाएगा बी के पास, बिल बताएगा, बी चेक करेगा कि इस पे किसका नाम है, तो पीछे साइन किया हुआ रहेगा कि एंडोर्स टू सी, ठीक है। किसने साइन किया रहेगा, मिस्टर ए ने साइन किया रहेगा। तो बी वो बिल देख के पैसा दे देगा, किसको दे देगा, सी को। सी को अपना पैसा मिल गया, तो ए और सी का रिलेशन खत्म हो गया। बी ने पैसा दे दिया तो ए और बी का रिलेशन भी खत्म हो गया, सब लोग फ्री हो गए। लेकिन अगर बी ने पैसा नहीं दिया तो सी उससे झगड़ा करने को नहीं बैठता है, वो तुरंत आ जाएगा, ठीक है, ए के पास। ए को बोलेगा देख तूने मुझे बिल दिया था, बी ने पैसा मुझे पे नहीं किया है, तो अभी तू मुझे पैसा पे कर, ठीक है। तो सी मांगेगा ए के पास, ए मांगेगा बी के पास, बी ने अभी तक पैसा दिया नहीं है तो उसके पास पैसा नहीं है, तो ए बी पे कोर्ट में केस करेगा। अगर ए ने सी को नहीं दिया तो सी ए पे कोर्ट में केस करेगा, ठीक है। तो ये सिस्टम फॉलो होगा इन केस ऑफ एंडोर्समेंट। सो एंडोर्समेंट में बेसिकली अपन बिल को ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर करने को एंडोर्स करके बोला जाता है। तो एंडोर्समेंट का मीनिंग समझा सभी को, एवरीवन? हाँ सर। ओके, बाकी लोग? निकुंज समझ में आया क्या? हाँ सर। तीसरा ऑप्शन जो ए के पास है, 45 डेज के बाद बिल मैच्योर होने वाला है, ठीक है। तो अगर सपोज 45 डेज से पहले ए को अर्जेंटली फंड्स की जरूरत आ गई, वो अगर बी को फोन करके बोलता है कि देख मैंने बिल तो ड्रॉ किया लेकिन मुझे पैसे की बहुत ही जरूरत है, मुझे पैसा पे कर। बी बोलेगा मैं 45 डेज के बाद ही पे करूंगा। ए कुछ नहीं कर सकता, उसने खुद एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो अगर ए को फंड्स की जरूरत आ गई, 45 डेज तक वो वेट नहीं कर सकता, तो ये केस में क्या करना पड़ेगा? तो ये केस में ए अपने बैंक में जाएगा, खुद के बैंक में जहाँ पे उसका अकाउंट है, वो वहां पे जाके जो बिल उसके पास है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, वो बताएगा कि देखो मुझे 45 डेज के बाद बी से पैसा मिलने वाला, लेकिन मुझे भी पैसे की जरूरत है, तो आप मुझे एडवांस दे दो और ड्यू डेट पे 45 डेज के बाद बी से पैसा कलेक्ट कर लो, ठीक है। इसे अपन बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। बैंक से पैसा रिसीव करना, पैसा पे करना, उसके अलावा वो दूसरे भी बिजनेसेस करता है, तो उसमें से वन ऑफ द बिजनेस है कि वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज परचेज सेल करता है। जैसे अपन गुड्स खरीदते हैं, गुड्स बेचते हैं, वैसे बैंक बिल्स ऑफ एक्सचेंज को खरीदता है और बेचता है।
तो वो क्या करेगा, ए जब भी उसके पास आएगा बोलेगा कि देखो मेरे पास ये बिल है, सपोज फॉर एग्जांपल बिल का अमाउंट है 50,000, तो 50,000 का बिल है, 45 डेज के बाद मुझे बी से मिलने वाला है। तो बैंक ए से वो बिल खरीद लेगा, लेकिन खरीदेगा कौन से भाव में, 50,000 में नहीं। वो 50,000 में से अपना जो इंटरेस्ट है 45 डेज का वो माइनस करेगा, और जो बाकी का पैसा है वो ए को दे देगा। तो जस्ट एज्यूमिंग कि 50,000 में इंटरेस्ट आया 2,000 रुपये, ठीक है, तो वो 2,000 रुपया माइनस करेगा और बैंक 48,000 ए को दे देगा। ए को अपना पैसा मिल गया, 2,000 रुपया कट करके मिला, क्योंकि वो पैसा बैंक से एडवांस पे दे रहा है तो इंटरेस्ट तो लगेगा ही। तो 2,000 रुपये का इंटरेस्ट माइनस करके बैंक ने 48,000 दे दिए। ये इंटरेस्ट को टेक्निकली अपन डिस्काउंट करके बोलते हैं, क्योंकि बिल्स बैंक के लिए एक कॉमोडिटी है, एक गुड्स है। तो उसे 2,000 के डिस्काउंट पे गुड्स खरीदा, वैसे अपन उसे ट्रेड करते हैं, इसके लिए डिस्काउंट वर्ड यूज होता है, इंटरेस्ट वर्ड यूज नहीं होता। ठीक है, अभी होगा ये कि बैंक को बिल 48,000 में मिला। 45 डेज के बाद बैंक जाएगा बी के पास, बिल बताएगा कि देखो ये बिल तूने ए के नाम पे लिख के दिया था, अभी मुझे वो पैसा पे कर। तो बी बैंक को पूरा 50,000 रुपया दे देगा। तो बैंक को इनकम क्या मिला, तो बैंक को 50,000 मिला, ठीक है, फ्रॉम बी। उसने ए को दिया था सिर्फ 48,000, तो 2,000 रुपया एक्स्ट्रा मिला, वो उसके लिए इंटरेस्ट का इनकम है। तो बैंक ने 2,000 रुपया कमा लिया। ठीक है, जैसे ही बी पैसा दे देगा, बी फ्री हो गया, ए फ्री हो गया, बैंक फ्री हो गया। बैंक को अपना पूरा 50,000 मिल गया, 48 पे किया था, 2,000 रुपया एक्स्ट्रा मिला, वो उसके लिए इंटरेस्ट का इनकम है, डिस्काउंट का इनकम गिना जाए। क्या होगा अगर बी ड्यू डेट पे बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा पे नहीं करूंगा, तो बैंक बी के पीछे नहीं लगेगा, बैंक तुरंत आएगा ए के पास। अब ए का तो बैंक में अकाउंट ही है, तो बैंक ए को पूछने को नहीं जाएगा कि तेरा बिल डिसऑनर हो गया, मैं क्या करूं। उसके अकाउंट से डायरेक्टली बैंक 50,000 रुपया अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, यानी कि ए को ऑप्शन देगा ही नहीं कि तेरा बिल डिसऑनर हुआ है क्या होगा, बैंक तुरंत ए के पास से 50,000 रुपया ले लेता है। तो बैंक को तो अपना 50,000 चाहिए था, चाहे वो बी पे करे या ए पे करे, बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो बैंक ए के पास से 50,000 ले लेगा, तो बैंक को अपना 50,000 मिल गया, बैंक फ्री हो गया। अभी ए बी के पीछे लगेगा, कोर्ट में केस वगैरह जो भी करना है वो सब करेगा कि मेरा 50,000 रुपया तू पे कर। पॉइंट समझा एवरीवन? यस सर। ओके, निकुंज समझ में आया क्या? हाँ सर। ओके, तो इसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन, सपोज ए के पास बिल है, वो बिल उसे रिटेन किया अपने पास। अब लास्ट का 5 दिन बाकी है, 45 डेज का टोटल पीरियड था, 40 दिन खत्म हो गए, 5 दिन लास्ट का बाकी है। और तब भी अर्जेंसी में सपोज ए को आउट ऑफ टाउन जाने का टाइम हो गया, उसको कहीं तो बाहर जाना है। अब उसको डर लग रहा है कि 45 डेज जैसे ही होगा, ए को बी के पास जाना है पैसा मांगने के लिए। अगर वो ए बी के पास गया और उसे पैसा नहीं दिया, तो ए जाएगा कोर्ट में, उसके ऊपर केस करेगा, कोर्ट उसे कोई ए को ही सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि 40 डेज खत्म हुआ है, 5 दिन बाकी है, और ए को सपोज बाहर गांव जाने का कुछ कंपलसरी हो गया, और वो आएगा 10 दिन के बाद। ठीक है, तो अगर वो 10 दिन के बाद ए बी के पास जाएगा, यानी कि टोटल टाइम कितना हो गया, 40 दिन ऑलरेडी खत्म हो चुका है, 10 दिन के लिए वो बाहर जा रहा है, तो 10 दिन ऐड करो, तो 50वें दिन पे ए बी के पास जाएगा, बोलेगा पैसा दे। अगर बी बोलता है कि देख मैंने 45 डेज जैसे ही खत्म हुआ ना, मैंने पैसा वो रेडी करके रखा था कि तू जैसे आएगा मैं तुझे 50,000 रुपया पे कर दूंगा, तू आया नहीं तो मेरा खर्चा हो गया, अभी मैं क्या करूं। ठीक है, तो ए जाएगा कोर्ट में कि बी ने मुझे पैसा नहीं दिया। ठीक है, तो कोर्ट बी को पूछेगा तूने क्यों नहीं दिया, तो बी बोलेगा देखो मैं 45 डेज का पीरियड था, मैंने 45 डेज पे पैसा जमा करके रखा था, 50,000 में उसको देने ही वाला था,
वो आया ही नहीं, मेरा गलती थोड़ी है, वहां पे मेरा पैसा खर्चा हो गया है। तो मैं अभी 50,000 देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं पेनल्टी वगैरह कुछ भी पे नहीं करूंगा, इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी पे नहीं करूंगा, क्योंकि गलती मेरा नहीं है, गलती ए का है, वो टाइम पे आया नहीं। मैं क्या करूं, मेरे पास तो पैसा रेडी था। ठीक है, तो कोर्ट ऐसे केस में बी को फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं तुझे विथ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, पेनल्टी के साथ पे करना पड़ेगा, ऐसा कोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि गलती रियल में ए का है, 45 डेज पे उसको जाना चाहिए। अगर 45 डेज पे उसे पे नहीं किया ना, तो कोर्ट बी को पेनल्टी वगैरह सब पे करने को बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे गलती ए का रहेगा अगर वो 45 डेज पे नहीं गया तो। इसी से ही बचने के लिए ए क्या करेगा, कोई ऐसा बंदा ढूंढेगा जो ए के जगह पे बी के पास जाएगा 45 डेज पे और पैसा मांगेगा। लेकिन वो बंदा रिलायबल रहना चाहिए, वरना ऐसा हुआ फॉर एग्जाम्पल निकुंज के पास बिल है, मैं ड्रॉवी हूँ, मेरे से पैसा मांगना है। ठीक है, तो निकुंज ने सपोज वैष्णवी को बोला कि तुम मेरे जगह पे जा और पैसा लेके आ। और वैष्णवी मेरे पास आई, मैंने उसको 50,000 रुपया दे दिया और वैष्णवी ने वो पैसा खर्चा कर दिया। तभी निकुंज को वैष्णवी के पीछे लगना पड़ेगा कि अरे मेरा पैसा दे, और उसमें तो बिल भी नहीं है। शॉपिंग कर लिया। उसमें तो बिल भी नहीं है। ठीक है, तो निकुंज फंस जाएगा। तो एक ऐसा बंदा चाहिए कि जो रिलायबल हो, कि जैसे ही निकुंज तो वापस सर मैं आएगा। लीगली कुछ नहीं कर सकता क्या, पैसा ले लिया तो? लीगली तो कोर्ट में केस करेगा, तो तेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है ना कुछ सामने प्रूफ के लिए। अच्छा, बिल उसके पास रहेगा ना, मेरा बिल नाम का? उसके पास है। ठीक है, तो वो एंडोर्स तो किया नहीं है तूने, सिर्फ तूने बिल का कॉपी उसको दिया था कि जा ये बिल ले और उसे पैसा कलेक्ट कर। एंडोर्स किया रहेगा तो उसके ऊपर साइन वगैरह हाँ। रहता है। और ठीक है, यहाँ सामने पे तो वाला सीबी सीबी हाँ, बोलेगा कि तेरा आदमी आया था, मैंने उसको पैसा दिया, वो तू और वो समझे। वो समझ। तो ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो इसके लिए वो भरोसेमंद कोई इंसान पे भरोसा करना मुश्किल। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इंसान पे भरोसा करने की जगह पे इंस्टीट्यूशन पे भरोसा करते हैं, यानी कि बैंक्स। तो निकुंज जाएगा अपने बैंक के पास, बैंक पे जाके बताएगा देखो 45 डेज का बिल था, 40 दिन ऑलरेडी हो गया है, 5 दिन बाकी है, मैं आउट ऑफ टाउन जा रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलेगा कि मैं बी के पास जाके पैसा कलेक्ट करूँ। तो एक काम करो, आप मेरे बिहाफ पे बी के पास जाओ, पैसा कलेक्ट करो और मेरे अकाउंट में जमा कर लो। ठीक है, बैंक ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को, लेकिन कुछ बैंक चार्जेस लेता है। मिनिमम जो चार्जेस रहेगा वो चार्ज करेगा, हर बैंक का अलग अलग रहता है चार्जेस, लेकिन वो लोग ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इसे बोलते हैं बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, तो बिल हमने बैंक को दिया है, लेकिन वो एंडोर्स नहीं किया, हमने एडवांस पैसा कुछ नहीं दिया। बैंक 45 डेज पे ही बी के पास जाएगा, पैसा कलेक्ट करेगा और वो जो ए का अकाउंट है उसमें पैसा जमा कर देगा, और उसके लिए वो बैंक चार्जेस तुम लोग से ले। अगर बी ने पैसा नहीं दिया ड्यू डेट पे, ठीक है, तो वो ए को इन्फॉर्म करेगा कि ये हम लोग गए थे वहां पे बी के पास, लेकिन उसे पैसा नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन वो बैंक चार्जेस तो लेगा ही, क्योंकि उसने तो अपना काम कर लिया, पैसा मिला नहीं मिला वो तुम लोग का प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये होता है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ये सिर्फ ए के सेफ्टी के लिए ये काम किया जाता है, बाकी इस पे ए को पैसा कुछ नहीं मिलता है, एडवांस में पैसा कुछ नहीं मिलता है। ड्यू डेट पे अगर ऑनर हुआ तो पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये चार ऑप्शंस ए के पास है, बी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। बी को सिर्फ 45 डेज तक वेट करना है। 45 डेज पे जो भी बिल लेके आएगा, पहले वाले केस में ए खुद आएगा पैसा लेने को, दूसरे वाले केस पे सी आएगा, एंडोर्समेंट के केस पे सी पैसा लेने को आएगा, वो सी को पैसा दे देगा, बिल के ऊपर लिख देगा, अमाउंट रिसीव करके साइन करके दे, और उसका एक कॉपी बी अपने पास रख लेगा सेफ्टी के लिए कि उसे पैसा दे दिया। तीसरे वाले केस में बैंक आएगा बी के पास पैसा मांगने के लिए, और चौथे वाले केस में भी बैंक आएगा पैसा मांगने के लिए। तो जो भी बिल लेके आएगा, जिसके पास बिल का कॉपी है, वो बी उसको पैसा पे करेगा। आया समझ में एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके, अभी एक कंसेप्ट के ड्यू डेट कैसे फाइंड करते हैं, ड्यू डेट ऑफ बिल। ठीक है, तो
चलो, ये डेट ऑफ बिल ड्रॉन, बिल कभी ड्रॉ हुआ, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, बिल कभी एक्सेप्ट हुआ, पीरियड ऑफ बिल एंड ड्यू डेट ऑफ बिल। ठीक है, बिल ड्रॉ करने का डेट और एक्सेप्ट करने का डेट सेम रहेगा ऐसा गारंटेड नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए और बी का अलग अलग सिटीज में रहता है। सपोज ए रहता है मुंबई में, बी रहता है बैंगलोर में। तो पहले ए बिल ड्रॉ करेगा। सपोज आज 21 जनवरी है, तो आज उसे बिल बनाए। वो बिल बनाने के बाद उसको कुरियर करेगा बी को। बैंगलोर जाने के लिए 2 दिन 3 दिन का टाइम लगेगा। तो 2 से 3 दिन बाद वो बिल बैंगलोर में बी के पास पहुंचेगा। बी उसे रीड करेगा और जैसे ही बिल आएगा वैसे ही वो साइन करेगा, तो गारंटेड नहीं है। तो सपोज उसने नेक्स्ट डे एनवेलप ओपन किया, वो बिल रीड किया, साइन किया, एक्सेप्टेड ऑन। ठीक है, तो वो 2-3 दिन के बाद का वो डेट डालेगा और वो वापस कुरियर कर देगा ए को कि बिल मैंने साइन कर दिया, ये तेरे पास कॉपी था। ठीक है, तो डेट ऑफ बिल ड्रॉन और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस सेम रहेगा ऐसा हर केस में नहीं होता है। अगर सेम सिटी में लोग रहते हैं तो सेम डे पे हो सकता है कि आमने सामने तुरंत ही बिल साइन कर लिया। अगर अलग अलग सिटीज में है तो अलग अलग डेट पे हो सकता है। ठीक है, तो सपोज डेट ऑफ बिल 1/4/2020 है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस सपोज 4/4/2020, पीरियड ऑफ बिल है सपोज 3 months। ठीक है, तो ऐसे केस में बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक एक्ट है, वो एक्ट कवर करता है जिसे बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है, तो ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो क्या बोलता है कि अगर बिल का पीरियड 3 months है तो ये 1/4 जब ये बिल ड्रॉ हुआ वहां से 3 महीने के लिए वो बिल वैलिड रहेगा, प्लस 3 एक्स्ट्रा डेज जिसे बोलते हैं ग्रेस डेज, वो अपन देंगे बिल पे करने के। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि वो टाइम पे जेन्यूनली बी को कुछ प्रॉब्लम है, उसके घर पे कोई बीमार है, वो कहीं पे आउट ऑफ टाउन गया है। ठीक है, उसका कुछ वो टाइम पे बैंक्स वगैरह का प्रॉब्लम चल रहा था। ठीक है, तो ऐसा कोई भी रीजन रहेगा तो थोड़ा डिले हो सकता है। तो 3 एक्स्ट्रा डेज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अलाउ करता है। तो अगर यहाँ पे 3 months बोला तो 3 months नहीं, 3 months + 3 days, उतना हम लोग को अलाउ हो। ठीक है, तभी ऐसे केस में ड्यू डेट क्या आएगा ये अपने को फाइंड करना है। तो ड्यू डेट के लिए डे, मंथ, ईयर। ड्रॉन कभी हुआ है बिल, तो वो है 1/4/2020 को। ठीक है, इस पे अपन ऐड करेंगे 3 months। अगर 3 months है तो डे में ऐड करो, मंथ में ऐड करो कि ईयर में ऐड करो। तो ये मंथ है तो मंथ में ऐड करने का, डेज रहेगा तो डेज में ऐड करने का। तो मैं यहाँ पे 3 months ऐड करूंगा। ठीक है, 3 months। तो मेरा ड्यू डेट मुझे मिलेगा, ड्यू डेट 1 का 1 ही रहेगा, 4 का हो जाएगा 7 और 2020 का 2020 ही रहेगा। ठीक है, तो ड्यू डेट आएगा 1/7/2020, यानी कि अप्रैल, मई, जून। ठीक है, और जुलाई का 1 तारीख, 1 जुलाई को उसका ड्यू डेट आएगा। प्लस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये बोलता है कि 3 ग्रेस डेज हम लोग ऐड 3 करेंगे। दिन और देंगे। तो 3 days, 3 ग्रेस डेज। ठीक है, तो 3 दिन हम लोग ऐड करेंगे डेज में। ठीक है, तो फाइनल ड्यू डेट वो आएगा 4/7/2020। कुछ समझा सभी को? एवरीवन? ओके, श्रुति को समझ में आया? निकुंज, वैष्णवी, तुम्हें को समझा क्या ये वर्किंग?
हाँ सर। ओके हाँ सर। ओके, चलो तो ये 4/7/2020 ये अपना ड्यू डेट है। सेम वे में एक और केस बनाता हूँ, तो मुझे उस पर ड्यू डेट बताना क्या आना चाहिए। सपोज 15 जुलाई 2020 का बिल है, 18 जुलाई को एक्सेप्ट हुआ था, ठीक है। ऑलवेज ये ड्रॉन से आता है, ध्यान में रखना, एक्सेप्टेंस से नहीं। और बिल का पीरियड है सपोज 6 मंथ्स। तो मुझे ड्यू डेट बताओ। सेम वे जैसे आपने कैलकुलेट किया ना, वैसे ही तुमको कैलकुलेट करना है। 6 मंथ्स का ड्यूरेशन है। मंथ में मंथ ऐड करो, 7 जुलाई, ठीक है, 7 जुलाई मंथ, तो 6 महीने उसमें ऐड करो। तो पहला मंथ होगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है। तो जनवरी 15 ईयर चेंज हुआ, तो ये 2021 हो जाएगा। और उस पर 3 दिन ऐड करो, तो 15 जनवरी था, 16 जनवरी, 18 जनवरी। 17 जनवरी, 18 जनवरी। तो 18 जनवरी 2021 याद करके ईयर को चेंज करना, ठीक है। तो 2021 आ जाएगा। पता चला ये रिवन? हाँ सर। सर। ओके, चलो वैसे सेम वे अगर डे वाइज अगर दिया रहेगा तो अपने को ड्यू डेट कैसे निकालना है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज 1 जनवरी 2020 है, 4 जनवरी 2020 है, और सपोज बिल का पीरियड है 60 डेज, 60 डेज डेज में, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करने का, जैसे यहाँ पे वर्किंग किया वैसे ही सेम वे। देखो सबसे पहले ड्रॉन कभी है, तो वो है 1/1/2020। कितना डेज ऐड करना है, तो पीरियड है 60 डेज, तो डेज में 60 60 ऐड days। करो, डेज में, ठीक है। तो अपने को डेट मिलेगा जो आएगा 1 + 60 यानी कि 61 जनवरी 2020। मुझे बताओ जनवरी में 61 डेज रहते हैं क्या? नहीं, 31 रहते हैं। तो जनवरी का 31 डेज माइनस कर दो, ठीक है। तो अपने को मिलेगा 61 - 31 यानी कि 30 30। फेब्रुआरी। अभी मंथ चेंज होगा, फरवरी में जनवरी भी का माइनस कर 28 रहता है। दो। अभी फेब्रुआरी में 28 रहेगा कि 29 रहेगा, वो लीप ईयर के ऊपर डिपेंड। वो मेंशन किया रहेगा ना सर, फरवरी नहीं से लीप। नहीं, लीप ईयर कौन सा है ये तुम लोग को याद करना है। तो ईयर 2000 वो लीप ईयर था, ईयर 2000 4 साल में लीप ईयर आता है। तो 2004, 8, 12, 16, 20, तो 2020 लीप ईयर था। तो लीप ईयर में 29 डेज रहे। आई जस्ट रिपीट, ईयर 2000 को याद करने का, ईयर 2000 लीप ईयर था, ठीक है। 4 4 साल बाद लीप ईयर आता है। तो 2000 के बाद 2004, 2008, 2012, 2016 एंड 2020। तो 2020 लीप ईयर है। तो 2020 के अलावा और कोई भी ईयर दिया, 21 दिया या 19 दिया, ठीक है, वो हर साल में 28 डेज ही रहेंगे। सिर्फ 2016, 2020 अगर ऐसा कोई ईयर है तो उस पर 29 डेज रहेगा। तो जनवरी खत्म हो गया है, तो फरवरी में 29 डेज है, यहाँ पे 30 फरवरी आया, तो 29 माइनस कर दो, ठीक है। तो तुम लोग को मिलेगा 30 - 29। अभी मंथ चेंज हो जाएगा, मार्च आ जाएगा, ठीक है। ये तुम लोग का ड्यू डेट है। मार्च में फर्स्ट डेट आता है क्या, तो यस आता है। तो ये तुम लोग का मैच्योरिटी डेट है। प्लस इसमें 3 days। 3 ग्रेस डेज ऐड करो, तो तुम लोग को मिलेगा ड्यू डेट
जो आएगा 4th of March 2020। ठीक है, इस पे अगर तुम को 3 डेज अलग से ऐड नहीं करना है ना, तो तुम को यहाँ पे 63 डेज डायरेक्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, 60 डेज पीरियड का प्लस 3 दिन जो ये ग्रेस डेज है उसको एक साथ ऐड कर लेने का 63। ठीक है, प्लस ग्रेस 63 ऐड कर लिया तो 64 जनवरी आएगा। जनवरी में 31 है तो 31 माइनस कर दो तो 33 फरवरी आ गए। फरवरी में 29 है तो 29 माइनस कर दो तो 4th जनवरी आ जाएगा। ये डायरेक्टली तुम को ड्यू डेट ही मिलेगा, बाद में वापस ग्रेस डेज ऐड करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तुम कैसे भी वर्किंग कर सकते हो, मंथ में ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि मंथ में ये मंथ में ऐड होता है, ग्रेस डेज डेज में ऐड होता है, लेकिन जहाँ पे पीरियड डेज में दिया रहेगा ना वहां पे तुम लोग ये कर सकते। समझ में आया एवरीवन? हाँ सर। ओके, वैष्णवी, हाँ निकुंज, सर। ओके चलो, तो ये 4th जनवरी इसका ड्यू डेट है। ठीक है, वैसे ही 1 by 1 अपन सभी का ड्यू डेट निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ अनयूजुअल केसेस आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1st जुलाई 2020, 4th जुलाई 2020 और 45 डेज आफ्टर साइट, ऐसा करके लिखा हुआ है। ठीक है, 45 डेज आफ्टर साइट। यहाँ पे सिर्फ 60 डेज, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स वगैरह लिखा था, यहाँ पे 45 डेज है, वो ठीक है, लेकिन आफ्टर साइट क्या है? तो आफ्टर साइट वाले बिल में ये जो 45 डेज है वो 17 बिल ड्रॉन से स्टार्ट नहीं होगा, वो बिल एक्सेप्टेंस से 45 डेज स्टार्ट होगा। ठीक है, आई रिपीट, आफ्टर साइट अगर लिखा रहेगा पीरियड में तो वो 45 डेज या 6 मंथ्स या 3 मंथ्स जो भी टाइम रहेगा वो ड्रॉन से स्टार्ट नहीं होगा, एक्सेप्टेंस से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये केस में वर्किंग कुछ इस स्टाइल से होगा। एक्सेप्टेंस 4th जुलाई 2020। ठीक है, इसमें अपन ऐड करेंगे 45 डेज पीरियड प्लस ग्रेस डेज, 45 प्लस 3, 48 डेज ऐड करना है। ठीक है, तो हो जाएगा 4 प्लस 48 यानी कि 52 जुलाई। जुलाई में 52 रहते हैं क्या? तो नहीं रहते। जुलाई में कितना डेज रहता है? जुलाई में कितना डेज रहते हैं? 30 या 31? वो ये काउंट 31 कर देना, जनवरी, 31 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, तो जुलाई में 31, बाद में अगस्त 31, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जो ऊपर वाला आएगा वो 31 डेज वाला और जो नीचे है वो 30 डेज वाला। ठीक है, फरवरी उसमें एक्सेप्शन 28 या 29 डेज रहेगा डिपेंडिंग ऑन लीव। तो जुलाई में 31 डेज, तो 31 जुलाई का माइनस करो तो 52 माइनस 31 यानी कि 21 अगस्त हो गया 2020। अगस्त में 21 डेज रहते हैं क्या? तो यस रहता है। इस पे ग्रेस डेज ऑलरेडी हमने ऐड कर लिया है, तो ड्यू डेट आएगा 21 अगस्त 2020। समझ में आया? यस सर। ओके, एक और मैं बताता हूँ, तुम लोग उसको मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा। सपोज 1 अक्टूबर 20, 1 अक्टूबर 20, यहाँ पे 3 अक्टूबर 20 और सपोज ड्यूरेशन है
20 days, ठीक है, 20 days आफ्टर साइट ले लेते हैं, आफ्टर साइट 20 days आफ्टर साइट। तो मुझे बताओ 20 दिन कभी से स्टार्ट होगा, 1 तारीख से या 3 तारीख से? 3 तारीख से। 3 तारीख से, ठीक है। तो 3 तारीख 3 अक्टूबर, पीरियड है 20 डेज, तो 20 डेज प्लस 3 ग्रेस डेज, तो 23 डेज ऐड करेगा तो हो जाएगा 26 अक्टूबर। अक्टूबर में 26 डेज रहता है क्या? 26 हर महीने में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे किया कि वो 31 डेज माइनस किया, 29 डेज माइनस किया, यहाँ पे 31 डेज माइनस किया, वैसे यहाँ पे कोई माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। 3 अक्टूबर प्लस 23 डेज यानी 26 अक्टूबर, अक्टूबर में 26 डेज रहते हैं, तो यहाँ पे ड्यू डेट आएगा 26 अक्टूबर। समझ में आया क्या? एवरीवन समझा क्या? हाँ सर। ओके, अभी एक लास्ट रूल ये है कि अगर इफ ड्यू डेट इज पब्लिक हॉलीडे और संडे, okay, if due date is public holiday or Sunday, take previous working day as due date, ठीक है। पब्लिक हॉलीडेज दोनों को कुछ याद करना है, जैसे 26 जनवरी ये एक पब्लिक हॉलीडे, 15 अगस्त ये पब्लिक हॉलीडे, 2 अक्टूबर गांधी जयंती ये एक पब्लिक हॉलीडे। इसके अलावा जो बाकी के पब्लिक हॉलीडेज है वो इंडियन कैलेंडर के हिसाब से रहता है, तो उसके इंग्लिश कैलेंडर में उसका डेज फिक्स नहीं है। जैसे दिवाली हर साल अलग अलग उसमें आता है, अलग अलग डेट्स में आता है, कभी अक्टूबर में आता है, कभी नवंबर में आता है, ठीक है। तो बाकी का जो पब्लिक हॉलीडेज है वो तुम लोग को याद नहीं करना है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। तो तुम लोग को ये 3 पब्लिक हॉलीडेज को याद करना है। इसमें इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से डेट्स एवरी ईयर का फिक्स है, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। तो ये 3 दिन में अगर ड्यू डेट आता है तो तुम लोग को उसका प्रीवियस डे लेना है, प्रीवियस डे। यानी कि अगर सपोज 26 जनवरी आया ड्यू डेट, तो तुम लोग 25 जनवरी लोगे। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, देखो मैं तुम लोग को बताता हूं। अगर 26 जनवरी मंडे को आ रहा है, ठीक है, 26 जनवरी सपोज मंडे को आ रहा है, तो उसका प्रीवियस डे 25 जनवरी संडे आएगा। इवन संडे भी पब्लिक हॉलीडे है, तो दोनों को उसका प्रीवियस डे लेना पड़ेगा, ठीक है। दोनों को उसका प्रीवियस डे लेना पड़ेगा, तो उसका प्रीवियस डे यानी कि 24 जनवरी, वो सैटरडे है। सपोज सैटरडे को भी कोई हॉलीडे आया, ठीक है, तो दोनों को उसका प्रीवियस डे लेना पड़ेगा, यानी कि ये 24 जनवरी, 23 जनवरी। तो जब तक प्रीवियस वर्किंग डे नहीं मिलता है, तुम लोग को एक एक दिन पीछे पीछे जाना है। ये होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन तुम लोग को सब में ऐसा कभी बताएगा नहीं कि वो 25 जनवरी को संडे है या कुछ और है, ठीक है। तो प्रीवियस वर्किंग डे, इसके लिए मैंने यहाँ पे जानबूझ के वर्ड यूज किया। पता चला वर्किंग डे का क्या मीनिंग है एवरीवन? हाँ सर। ये रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, इफ ड्यू डेट इज सडन हॉलीडे, अगर ड्यू डेट सडन हॉलीडे यानी क्या हुआ, फॉर एग्जांपल कि जैसे यहाँ पे कोई भी एक ड्यू डेट ले लेते हैं, सपोज ये 26 अक्टूबर आया। सपोज 26 अक्टूबर को वो दिन पे सपोज गवर्नमेंट ने 3 दिन का लॉकडाउन डाल दिया, सब कुछ बंद, रेलवे बंद, बैंक्स बंद, सब कुछ बंद, लॉकडाउन डाल दिया। तो ऐसे हॉलीडेज को बोलते हैं सडन हॉलीडे, ठीक है। बैंक का स्ट्राइक हो गया तो भी वो सडन हॉलीडे में काउंट होगा। तो अगर ये डेट को सडन हॉलीडे आ गया, तो पहले से तो अपने को पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है, एकदम न्यूज में आया और पता चला।
तो ऐसे केस में ड्यू डेट को नेक्स्ट वर्किंग डे में ट्रांसफर किया जाता है. ड्यू डेट विल बी नेक्स्ट वर्किंग डे. ठीक है. तो अगर 26 अक्टूबर को सपोज बैंक का स्ट्राइक हो गया, बैंक उस दिन बंद है, सभी बैंक्स को बंद कर दिया, एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक कर दिया, तो वो 27 अक्टूबर का ड्यू डेट गिनना पड़ेगा. अगर सपोज 27 अक्टूबर को भी बैंक का स्ट्राइक चल रहा है तो 28 अक्टूबर, अगर 28 अक्टूबर को सपोज संडे आ गया तो 29 अक्टूबर, 29 अक्टूबर को सपोज कोई हॉलीडे आ गया, सपोज दिवाली वगैरह आ गया, ठीक है, तो 30 अक्टूबर. तो जब तक नेक्स्ट वर्किंग डे नहीं आता है तब तक वो ड्यू डेट को एक एक दिन आगे लेके जाना. और अगर पहले का प्री डिटरमाइंड कैलेंडर में ही वो रेड कलर वाला पब्लिक हॉलीडे है तो अपने को एक एक दिन पीछे आना है, और सडन हॉलीडे रहेगा तो एक एक दिन आगे जाना है. समझ में आया क्या ये एवरीवन? यस सर. ओके. वैष्णवी समझा? हाँ सर. ठीक है. तो अभी इसके ऊपर मैं कुछ और एग्जांपल्स बताऊंगा, वो बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में. तो अभी तक का जो पार्ट है मैं दोनों पे फाइल भेज देता हूँ. ठीक है. वैसे कुछ लिखा नहीं है इसमें तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं. नेक्स्ट लेक्चर में इसका लिखने का काम करेंगे और कुछ एग्जांपल्स वगैरह अपन कवर करेंगे ड्यू डेट फाइंड करने में. ठीक है. तो वो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.